अगला टॉपिक करते हैं। आप सभी को नमस्कार। हम यहाँ पर बायोसैवर्ट के अनुप्रयोग के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाले किसी बिंदु पर। आज हम धारावाही वृत्तीय कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। क्लियर? तो इसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने पहले भी आपको पहले की क्लास में आपको बताया था कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार उत्पन्न होती है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप अभी फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, कैसे धारावाही वृत्तीय कुंडली या लूप बनता है इसको। क्लियर? देखिए, मेरे पास ऐसा धारावाही एक चालक तार है। इस प्रकार से सीधा चालक तार है। इसको मुझे अगर इस रूप में बनाना है, तो मैं कुंडली बनाना है या लूप बनाना है, तब क्या करेंगे हम इसको इस एक सिरे को लेकर हम इसको सर्कलाकार फॉर्म में यानी वृत्ताकार रूप में हम मोड़ देंगे। देखिए, ये x वाला है, इधर से हम इसको वृत्ताकार रूप में हम इस प्रकार से मोड़ दिए। क्लियर? और ये ध्यान रखना है कि इसका शुरुआत वाला और अंतिम वाला छोर जो है वह खुला रहना चाहिए। यहीं से तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेटअप तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक सीधे तार को हम इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में हम बदल सकते हैं। क्लियर? अब वहाँ हम पिछली क्लास में हम क्या पढ़े हैं कि हम इस तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाले हैं। क्लियर? ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हम अब आते हैं हम इसके यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये तो बना लिए, और यह किस प्रकार से बनता है ये भी देखते हैं। ये जो लूप और कुंडली क्या होता है, पहले कैसे बनता है ये इसको मैं बता। ओके, तो लूप और कुंडली, कोई भी चालक तार किससे बनता है? तांबे से। तो तांबे के बने हुए होते हैं जिन पर किसी विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। ओके, ये जो लूप होता है, लूप से ही कुंडली बनती है, ये याद रखिएगा। लूप और कुंडली दोनों अलग अलग है। लूप चालक तार का एक घेरा होता है। एक घेरा, अगर चालक तार का अगर एक घेरा बना है तो वह लूप कहलाता है, वृत्तीय लूप या वृत्ताकार लूप कहलाता है। और जब वृत्ताकार लूप में फेरों की संख्या, ये जो फेरों की संख्या है, अगर एक से अधिक हो जाती है तो वह कुंडली का रूप ले लेती है। और चूंकि यह वृत्ताकार रूप में है इसलिए वह वृत्ताकार कुंडली कहलाती है। फिर से रिपीट करती हूँ, लूप चालक तार का एक घेरा होता है, और जब वृत्ताकार लूप में फेरों की संख्या एक से अधिक की जाती है तो यह लूप वृत्ताकार कुंडली में बदल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से यह वृत्ताकार कुंडली बनती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के एक फलक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं और दूसरे रूप से यह बाहर निकलती हैं। क्लियर? तो सपोज़ मान लो यहाँ से प्रवेश कर रही है तो इधर से बाहर निकलेगी। ठीक है? तो वृत्ताकार लूप के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ कि वृत्ताकार, इस कारण से वृत्ताकार लूप जो है वह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्लियर? और ये भी बता देती हूँ कि वृत्ताकार फलक के एक फलक की तरफ से देखने पर, मैंने जिस तरफ से देखेंगे, यदि धारा वामावर्त है तो वह फलक n ध्रुव की तरह कार्य करता है, और दूसरा फलक जो यदि धारा दक्षिणावर्त है ना, तो दूसरा फलक, वह फलक जो है वह s ध्रुव की तरह कार्य करता है। ठीक है, वामावर्त में n ध्रुव की तरह और दक्षिणावर्त में s ध्रुव की तरह। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम। चलिए, अब हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखना है। माना कि XY तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, लूप करके क्वेश्चन आएगा तो आप लूप लिखेंगे, कुंडली करके क्वेश्चन आएगा तो आप कुंडली लिखेंगे। क्लियर? अब इस वृत्ताकार कुंडली का
वृत्ताकार लूप का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर इस प्रकार से, ये इसकी त्रिज्या हो गई, यह R है। इस लूप का तल कागज के तल पर है, कागज के तल पर है। मैंने आपको बताया जो भी हम कर रहे हैं वो कागज के तल पर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है। इस धारा लूप के केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब आगे हमको इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर इस वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे भाग से मिलकर बना हुआ ऐसा मान सकते हैं। चूँकि हम यह जो है बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो बायो-सैवर्ट के ने अपना जो नियम दिया था और उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि हम एक साथ पूरे किसी भी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ओर्स्टेड ने तो ये बताया था कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करने पर वो धारावाही बन जाती है। जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित किए तो यह धारावाही वृत्ताकार लूप बन गई। तो ये चीज़ हमको किसने बताया था? ओर्स्टेड ने। और तो लेकिन बायो-सैवर्ट ने ये कहा कि इन किसी भी चालक को हम कोई भी हो, चाहे वृत्ताकार हो चाहे सीधे रेखी हो, हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। हम छोटे छोटे पार्ट में से मिलकर बना हुआ ऐसा मान सकते हैं और किसी एक छोटे भाग का निकाल लेते हैं, फिर वैसे ही सभी का निकाल लेंगे। फिर या इंटीग्रेशन करें या समेशन करें, उससे फिर हम इस पूरे चालक के कारण वृत्ताकार हो या सीधे वाले को तो हम देख चुके हैं के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो है, सपोज पहला भाग ये AB है। इसी प्रकार हो सकता है हम इसका दूसरा भाग BC ले लें। इसी प्रकार यह CD हो सकता है, वैसे ही E। तो इस प्रकार हम इस लूप को या इस कुंडली को हम या इस कुंडली की परिधि को या लूप की परिधि को हम AB, BC, CD इस या DE इस अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और हम इनकी लंबाई को अगर DL समान रूप से, ये भी DL होगी ये भी DL होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, समान लंबाई है ऐसा करके। अब हम यहाँ पर इस एक के लिए देखते हैं। इस DL यानी AB अल्पांश की लंबाई DL है के यह यहाँ पर जो धारा अवयव है, इस धारा अवयव के कारण बायो-सैवर्ट के नियम से हम इस O यानी केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, यह तो हम बायो-सैवर्ट के नियम से जानते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे। और इसी के साथ पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। अब यहाँ से हम अगर इसमें ये जो है यहाँ पर ये तो त्रिज्या है, और यह आप ये भी जानते होंगे कि केंद्र से परिधि पर कोई अगर रेखा खींची जाती है तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर इस कोण को अगर थीटा लिया जाए और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब अगर आप देखेंगे और भी ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा अगर खींची जाती है इस तरह से, तो यहाँ पर यह जो है लंबवत होता है और ये 90 डिग्री। छोटी क्लासेस की बातें हैं, आपको ये चीज़ डायग्राम में नहीं बनाना है। ठीक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना है, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रही थी। तो यहाँ पर यह जो है, ये स्पर्श रेखा जो है, यह स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री होता है। और ये जो IDL है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही ना I, और ये जो DL है, ये IDL स्पर्श रेखा की अनुदिश होती है। ये ऐसा है, ये स्पर्श रेखा हो गई। मान लो यहाँ पर मैंने कहा ना अभी हम मान लेते हैं यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं करके, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका
DL है और धारा प्रवाहित हो रही है I, तो ये जो IDL है वह इस स्पर्श रेखा के ही अनुदिश है, लेकिन ये जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा के लंबवत है। ये कारण होता है ये 90 डिग्री लेने का। और छोटी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केंद्र से किसी त्रिज्या पर, किसी परिधि पर कोई रेखा खींची जाती है या त्रिज्या परिधि पर लंबवत रूप में होती है 90 डिग्री के रूप में। ठीक है, सबके लिए हम अगर देखते हैं तो सभी के लिए जो एंगल होगा यहाँ पर वो 90 डिग्री होगा। तो फिलहाल हम एक के लिए देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए हम इस चीज़ को करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा और हम इस कैलकुलेशन को यानी धारावाही वृत्ति, लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम बायो-सैवर्ट के नियम को करेंगे, लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप देखिए। चलिए अब हम यहाँ पर DL कौन है? अल्पांश की लंबाई है ये। DL अल्पांश की लंबाई का जो धारा अवयव है, इसी के कारण, इस धारा अवयव के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्लियर? यह हम कहाँ से लिख रहे हैं? बायो-सैवर्ट के नियम से। ये जो अभी लिखूंगी मैं वो बायो-सैवर्ट के नियम से है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अब dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R, यहाँ पर R स्क्वायर ये है, ये हम कर चुके हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा ये जो IDL है वह जो मैंने अभी स्पर्श रेखा आपको बताया उस स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ओके, और जो वृत्ताकार लूप है उस लूप की त्रिज्या R, वह जो R है वह स्पर्श रेखा के लंबवत हो। ठीक है, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। इस प्रकार हम साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90, और आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। तो हम फिर समीकरण 1 में से हम मान रखते हैं। तो dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर हम ये देख सकते हैं dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R स्क्वायर। ये हमको मिल गया। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। चलिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वृत्ताकार कुंडली है उसको हम कई भागों से मिलकर बना माने हैं। तो ये एक भाग के कारण है। ऐसे ही हम दूसरे भाग से भी पहले भाग के कारण डी हम यहाँ पर निकालें, ऐसे ही दूसरे भाग के कारण आप देख लीजिए यहाँ पर ये इस अभी AB के कारण निकाले, BC के कारण भी निकाल सकते हैं, वैसे ही CD के कारण निकाल सकते हैं और DE के कारण भी निकाल सकते हैं। और सभी की यहाँ से जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री रहेगा सभी का, और सभी का यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों इनकी लंबाई है वह DL है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी अवयवों के कारण इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। ठीक है, और इनकी दिशा यह जो है वह लंबवत नीचे की ओर होगी, यानी एक ही दिशा में होगी।
आप देख रहे हैं यहाँ पर धारा की दिशा ऐसी है, तो यह जो कैसी होगी, लंबवत नीचे की तरफ होगी। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये चीज़ देख लिए। अब हम इस पूरे वृत्ताकार लूप के कारण इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कुल मान निकालेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B = dB। सभी का मान एक समान होता है, तो सभी को हम इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन या सभी का करके हम इसको निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन करने से हम पूरे का मान निकाल सकते हैं। तो छोटे का मान निकाले थे, तो पूरे का मान इंटीग्रेशन से निकल जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं। क्लियर? तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, μ0/4π × I dl/r²। ये हो गया। अब यहाँ पर आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखिए μ0/4π तो बाहर निकलेगा, I और R नियत है, अवकलन रूप में कौन है, dl है, तो यह बस रहेगा। बाकी सारी चीज़ें यह बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से μ0/4π × I/r² इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो यहाँ पर फिर B = μ0/4π × I/r², और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो है क्या, आप बताइए। मैंने कहा ना अभी हम छोटे छोटे पार्ट में के रूप में मिलकर बना हुआ, अवयवों के रूप में मिलकर बना हुआ, ऐसा हम माने हैं। एक पार्ट का मान ये था, तो dl तो एक भाग का मान था। ऐसे ही यह जो है पूरे अवयवों की लंबाई हमने dl कहा। तो जब हम ये इंटीग्रेशन dl कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगी, यह जो है वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि का मान क्या होता है, त्रिज्या यहाँ पर क्या है, r है, तो वृत्त की परिधि का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2πr के रूप में हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिख भी सकते हैं इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ dl = वृत्त की परिधि, और ऐसी परिधि है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर r है, तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर r यहाँ पर ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इनको भी कट कर सकते हैं। देखिए ये एक कैंसिल, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। देखिए फिर यहाँ पर हमको क्या मिलता है, तो हमको इसको सॉल्व करने पर मिलता है B = μ0I/2r, यह मिलता है। ये चीज़, ये कब होगा मान, जब हमको क्वेश्चन वृत्ताकार लूप के रूप में पूछा जाएगा, तब है। ये कब है, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लूप और कुंडली क्या है। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यह लूप कैसा है, धारावाही लूप है। ओके, अब जब यही क्वेश्चन आपको कुंडली के रूप में लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि यदि हम लूप के जगह पर एन फेरो वाली, जनरली एन फेरे लिखते हैं ना, एन फेरो वाली कोई भी हम करते हैं, व्यंजक निकालते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल के लिए हम कुंडली अगर लेते हैं तो एन फेरो एन लेते हैं। फिर उसके बाद जितना भी है वो फिर कैलकुलेट करते थे। तो एन फेरो के लिए हम कुंडली का मान एन फेरो वाली कुंडली के लिए हम यहाँ पर इस रिजल्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, B =
म्यू ज़ीरो, और फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो n मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको वृत्ताकार कुंडली के लिए मतलब ये जो मान होगा वह धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अगर धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा जाता है तो हम ये करेंगे। अगर आपको धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है तो हम इसको करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ तक करना है। और इसी में अगर आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तब आपको वो चीज़ बताना है। देखिए, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, कागज के पहले क्या था, हम जब निकाले थे तो लंबवत नीचे की तरफ, है ना। इसी को ही हम ये कह सकते हैं कि वह अंदर की ओर भी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस क्षेत्र, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, ऐसा निकालते ना ये इस प्रकार से। ये कैसा है, ये धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही, तो ये कैसा आ रहा है, यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर आ रही, नहीं ऐसा करके, तो ये होगा अंदर की ओर, और अंदर की ओर होगा लेकिन नीचे की दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं फिर। तो इस प्रकार से इन 4 बातों पर यह निर्भर करती है। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ती है। आप यहाँ पर, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो लिख देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या पर यानी B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल n होता है। ठीक है, तो फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? अब उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखिए, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसा है, B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I है। तो धारा का मान जितना अधिक होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक बढ़ते जाएगा, यानी धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। अब उसके बाद आप त्रिज्या पर आ जाइए। तो B इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कुंडली की त्रिज्या या लूप की त्रिज्या, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो त्रिज्या का मान है वह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्रिज्या का मान कम होने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। क्लियर? अब अगला नेक्स्ट आता है माध्यम। तो कुंडली के केंद्र पर, जो कुंडली का केंद्र है ना, ये यहाँ पर इस तरह से, तो ये कुंडली का केंद्र पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो माध्यम है उस माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करती है। तो चुंबकशीलता जिस प्रकार से होगी, है ना, उस हिसाब से यहाँ पर देखिए माध्यम की चुंबकशीलता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल म्यू ज़ीरो। तो इस प्रकार से चुंबकशीलता का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। ओके, थैंक यू।